नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और स्पेशल रिपोर्ट में सीधे बात बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हो रही हिंसा से जुड़े कई बड़े अपडेट भी सामने आए हैं। दरअसल ढाका की अगर बात कर लें तो ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। उधर मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर जाकर हिंदुओं के एक ग्रुप से मुलाकात कर इंसाफ का भरोसा भी दिया है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर सुलगी आग के दौरान वहां के हिंदुओं को टारगेट किया गया, मंदिर पर हमले हुए, उन्हें आग के हवाले किया गया तो कई हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की खबरें भी सामने आई। हिंदुओं के खिलाफ हुई इस हिंसा के विरोध में बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। ढाका से आई इन तस्वीरों में हिंदुओं का एक ग्रुप हाथों में अयोध्या के राम मंदिर का पोस्टर लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिया। हिंदुओं के इस ग्रुप में पुरुष भी थे और महिलाएं भी। इसके साथ वो लोग भी थे जिनके अपने बांग्लादेश में हुई हिंसा के शिकार हुए थे। किसी के हाथ में अपने बेटे की, किसी के हाथ में अपने पति की, तो किसी के हाथ में अपने भाई की तस्वीर नजर आई। जानकारी के मुताबिक ये सभी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में शिकार हुए थे। इनमें से कई लोग लापता हैं, तो कई की मौत हो चुकी है। ढाका के यमुना गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं के इस ग्रुप ने अपनी 8 मांगे मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने रखी, जिनमें मंदिर के पुनर्निर्माण और हिंसा के दौरान लापता हुए लोगों की तलाश की मांग की गई। ढाका में जमुना गेस्ट हाउस के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों और सेना के जवानों के बीच मामूली झड़प भी हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने वाले बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर, महासचिव संतोष शर्मा, सार्वजनीन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देव समेत कई लोग मौजूद रहे। इन सबसे मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हमले पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर ने की। आप लोग ने क्या मोहम्मद यूनुस साहब को बताया कि कितने हिंदू परिवारों पर हमले हुए, कितने हिंदुओं की मौत हुई है? ऐसा कोई डेटा भी, आंकड़ा भी दिया? And after that, after 9th August, today is starting. After 9th August, the condition of the throughout the country started becoming normal. क्या उन्होंने इंश्योर किया है कि जिन मंदिरों पर हमला हुआ है उसको रिनोवेट कराएगी सरकार, नई सरकार, ऐसा कुछ? Yeah. They will help. They will help us to rehabilitate the temples. He will take every steps regarding the attack on Hindus. Our temple houses and other attacks on commercial installations and others. उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद मोहम्मद यूनुस मैनेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो इधर बांग्लादेश छोड़ चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है। देश छोड़ने के बाद शेख हसीना की तरफ से पहला बयान जारी हुआ। उनके बेटे सजीव वाजिद जॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और बांग्लादेश में हुई हिंसा को आतंकी हमला कहते हुए खुद को न्याय देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने हत्याओं के दोषियों को सजा देने की मांग की। अपने बयान में शेख हसीना ने अपने पिता और परिवार की कुर्बानियों को गिनाया और बंगबंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया।
यही नहीं, शेख हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से 15 अगस्त पर अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने की भी अपील की है। इधर शेख हसीना अपने पिता की बरसी पर शोक मनाने की अपील कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। बांग्लादेश की कई पार्टियों ने अंतरिम सरकार से आग्रह किया था कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाए। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 को सेना के अधिकारियों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। और बड़ी खबर इस वक्त की बांग्लादेश से ये है कि जहां नई सरकार के एक फैसले के खिलाफ सेना में 2 गुट बन गए हैं, तो वहीं न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार की तरफ से बांग्लादेशी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसे लेकर सेना में 2 गुट बन गए हैं। इस रिपोर्ट से समझिए कि कैसे बांग्लादेश की सेना में अधिकारियों के बीच नाराजगी है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सेना में 2 फाड़। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेना के 8 अफसरों को गिरफ्तार करने की तैयारी। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद अंतरिम सरकार के बनते ही एक नई और बड़ी परेशानी सामने आ रही है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार और सेना के बीच ही विवाद हो गया है। बांग्लादेश में नई सरकार के एक फैसले के खिलाफ सेना में ही 2 गुट बन गए हैं और नई सरकार की तरफ से बांग्लादेशी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा है। नई सरकार के इस फैसले को लेकर बांग्लादेश की सेना के कुछ अधिकारियों में नाराजगी दिख रही है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधियों का मानना है कि शेख हसीना और उनके करीबियों के खिलाफ किसी न किसी मामले में मुकदमा चलाया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। इसी कड़ी में बांग्लादेश में आईना घर के नाम से मशहूर गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार 8 सैन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा है। शेख हसीना के विपक्षी चाहते हैं कि हसीना के मददगारों को येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से बांग्लादेश में जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में शेख हसीना को किसी भी तरह से बांग्लादेश में आंतरिक मदद न मिल सके। यही कारण है कि न्यायपालिका समेत अन्य संस्थाओं में बैठे उच्च पदों पर बैठे लोगों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सेना में तैनात 8 बड़े लोगों की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गुप्त हिरासत केंद्र की जिम्मेदारी एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर जनरल अधिकारी के हाथ में होती थी। साल 2013 से 2017 तक मेजर जनरल मोहम्मद अकबर हुसैन, 2017 से 2020 तक मेजर जनरल मोहम्मद सैफुल, 2020 से 2021 में मेजर जनरल मोहम्मद सैफुल आलम और 2021 से शेख हसीना के हटने तक मेजर जनरल अहमद तबरेज चौधरी के हाथ में कमान थी और इन चारों मेजर जनरल के नीचे एक ब्रिगेडियर जनरल भी तैनात थे। यानी सेना के ये 8 अधिकारी अब मोहम्मद यूनुस सरकार के करीबियों के निशाने पर आ गए हैं और इन्हें गिरफ्तार करने की मांग होने लगी है। इसी के बाद सेना में 2 गुट बन गए हैं। बांग्लादेशी सेना के गुट ने आंतरिक सरकार के इस दबाव का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि बांग्लादेश में निर्वाचित होकर आने वाली नई सरकार उनके इस काम के लिए उन्हें दंडित नहीं करेगी। सेना में बने इन 2 गुटों से बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति और खराब हो सकती है। इनमें से एक गुट का मानना है कि इन अधिकारियों ने जो कुछ भी किया वो सरकार के कहने पर किया। इसकी क्या गारंटी है कि अब जो हुक्म दिया जाएगा उसका पालन करने पर आने वाली निर्वाचित सरकार इसके लिए उन्हें दंडित नहीं करेगी, लिहाजा किसी भी सैन्य अधिकारी की गिरफ्तारी न की जाए। फिलहाल सेना में उभरे विरोध के चलते इन अधिकारियों की गिरफ्तारी कुछ समय के लिए टाल दी गई है, लेकिन खबर यह है कि आने वाले दिनों में इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही नहीं, नई सरकार के इशारे पर शेख हसीना के करीबी सेना के एक सीनियर अफसर को सेना से निकाला जा चुका है और गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में गुप्त हिरासत केंद्र की देखरेख करने वाले 8 अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है।
और इधर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मामले से जुड़े 2 वीडियो भी सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मामले में गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक वीडियो वारदात के बाद का बताया जा रहा है जो वारदात वाली जगह के पूरे हाल को बयां कर रहा है, जबकि दूसरा वीडियो में यह बताया जा रहा है कि अस्पताल में रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ कर सबूत मिटाए जा रहे हैं। देखिए इसी पर रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन में सीबीआई। सीबीआई गिरफ्त में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का आरोपी। सीबीआई दिलाएगी मृतक डॉक्टर को इंसाफ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई है। सुबह सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची और आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सीबीआई दफ्तर लाया गया। अब सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय से पूछताछ करेगी और 9 अगस्त की रात हुई हैवानियत का सच सामने लाएगी। जांच के लिए सीबीआई ने कई एंगल तैयार किए हैं। मसलन वारदात के वक्त मौके पर कौन कौन था? संजय रॉय ने क्या अकेले वारदात को अंजाम दिया था? क्या वारदात के वक्त संजय का कोई साथी भी था? वारदात वाली रात अस्पताल में क्या क्या हुआ था? मृतक डॉक्टर उस रात किस किस से मिली थी? वारदात के वक्त अस्पताल का दूसरा स्टाफ कहां था? आरोपी संजय रॉय को अस्पताल में संरक्षण कौन दे रहा था? ये वो सवाल हैं जिनको सुलझाना सीबीआई की प्राथमिकता होगी ताकि पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर सच को सामने लाया जा सके। इसके साथ ही सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत करेगी। वारदात वाली जगह का वीडियो आया सामने। हत्या के बाद का सनसनीखेज वीडियो। वीडियो से निकलेगा 9 अगस्त की रात का सबूत। आरजी कर अस्पताल की महिला डॉक्टर से हैवानियत का हैरान करने वाला वीडियो सामने आ गया है। 9 अगस्त का यह वीडियो वारदात के बाद का पहला वीडियो है। अस्पताल के अंदर का यही वो कमरा है जहां महिला डॉक्टर दरिंदगी का शिकार हुई थी। इस वीडियो में शिकार हुई महिला डॉक्टर का शव भी साफ दिखाई दे रहा है। सेमिनार हॉल को भी इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अस्त व्यस्त सा दिखाई दे रहा हॉल डॉक्टर से हुई हैवानियत की कहानी बताने के लिए काफी है। इस जघन्य वारदात को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि सीबीआई जांच से पहले वारदात वाली जगह पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है। अमित मालवीय के मुताबिक अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर वाले इलाकों में शौचालय में रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई है। केस में सीबीआई की एंट्री के बाद बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ टीएमसी ने जहां बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी सीएम ममता और बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। ममता जी जो करना था कर दिया, अरेस्ट हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ममता जी खुद बता दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था? अच्छा परिणाम होगा। अभी तो एक पार्ट हो गया, आगे जो पार्ट को लेकर जो मुद्दा लेकर मूवमेंट होगा, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर शुड रिजाइन, त्याग पत्र दे दीजिए। हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने पूरे मामले को टेकओवर कर लिया है, जिससे पीड़ित परिवार समेत पूरे देश को इंसाफ की उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब इस वारदात का सारा सच बाहर आएगा।
अब चलिए स्पेशल रिपोर्ट में बात उन कन्नौज कांड की, क्योंकि कन्नौज कांड में नया मोड़ आ गया है, जहां नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने रेप के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह के खिलाफ रेप की धाराएं जोड़ दी हैं, तो वहीं पूरे मामले में पहले दिन से ही संदिग्ध भूमिका में रही पीड़िता की बुआ पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी बुआ मामले को सियासी रंग देने में लगी हैं। देखिए रिपोर्ट। कन्नौज रेप कांड में नया मोड़। आरोपी नवाब सिंह यादव पर रेप की धाराओं में केस। पीड़िता की बुआ की भी बढ़ी मुश्किल। कन्नौज केस के आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा में केस दर्ज किया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित ने अपने साथ रेप की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप की धारा जोड़ी है। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएगी। उधर पुलिस ने पीड़ित की बुआ के खिलाफ भी पॉस्को एक्ट में धारा जोड़ी है। पीड़ित की मां ने बुआ के खिलाफ भी शिकायत की थी। पुलिस ने बुआ को जांच के लिए बुलाया था, हालांकि वो जांच के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है। इनकी तलाश की जा रही है। इनका जो अभी तक का कार्य रहा है वो संदिग्ध है। इन पे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ कर, और जो भी अन्य तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। कन्नौज कांड में पहले दिन से ही पीड़िता की बुआ संदेह के घेरे में रही हैं। पहले वो पुलिस के बुलावे पर जांच में शामिल नहीं हुई, लेकिन अब उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है। बैठी थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है। अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। तो जैसे कह रहे हैं बच्ची जो है किसी के भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए, किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है, और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी। जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। आरोपी समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता रहा है, तो ऐसे में सियासत भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी और बीएसपी दोनों ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। तो उससे को दूसरा नेता अखिलेश यादव के बाद यदि किसी का नाम कन्नौज की धरती पर लिया जाता है, उसका नाम है नवाब सिंह यादव। और आज उससे पल्ला झाड़ना, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी का बहुत घृणित चेहरा है। लेकिन पहले से ही पल्ला झाड़ लेना, जो कि सारे सबूत हैं, इसके क्या राज है? इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर नवाब सिंह यादव से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के 10 मई की रैली पे वो मंच पे शामिल थे, मंच पर बैठे हुए थे। निकाला हुआ कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ, और इतने बड़े बड़े नेता उनके साथ ये कैसे मौजूद रहा? ये साफ सफेद झूठ बोला जा रहा, जनता को गुमराह किया जा रहा। कन्नौज कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत कन्नौज में हैवानियत का सच उजागर हो रहा है। जिस तरह से केस में जांच चल रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कन्नौज कांड में कुछ नई और बेहद चौंकाने वाली कहानियां सामने आ सकती हैं। चलिए, तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, और आगे देखिए खास कार्यक्रम।